बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं फ़िज़ा मरियम और मैं हूं यासिर खान। हमारी और साउथ टुडे की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, और ईद की खुशियां आपको मुबारक हों। और आज हमारे साथ जो हैं इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, ईद की बात हो फ़िज़ा, खुशियों की बात हो तो फ़न की बात भी होती है, फ़नकार की बात भी होती है, और लोग सेलिब्रिटीज़ को, फ़नकारों को देखना बड़ा पसंद करते हैं। कोई म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होता है, कोई अदाकारी से होता है, कोई शायरी से होता है। तो आज हमारे पास जो दो गेस्ट मौजूद हैं वो दोनों ही बड़े अहम जो फ़न की असनाफ़ हैं उनसे वाबस्ता है। सबसे पहले तारुफ जनाब कैसर नकवी साहब का, अदाकार हैं, रेडियो पाकिस्तान की पहली आवाज़ हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है 2015 में। बहुत शुक्रिया कैसर नकवी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, ईद मुबारक आपको। और नौशीन फातिमा हैं, शायरा हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं और बड़ी खूबसूरत शायरी करती हैं। नौशीन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपको भी ईद मुबारक। फ़िज़ा, आप ईद पर कोई ड्रामा, कोई फिल्म कुछ देखती हैं? जी बिल्कुल, ईद पर एंटरटेनमेंट तो लाजमी होती है। आप सारे साल काम कर रहे होते हैं, टाइम नहीं मिलता, जॉब चल रही होती है, साथ दूसरे काम होते हैं। ईद पे आपके ईद के मौके अब हम आफ्टर प्रोग्राम फ्री होंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह देखेंगे। कैसर नकवी साहब जी, इस ईद पे तो और कोई एंटरटेनमेंट हो या ना हो, टीवी, फिल्म, ड्रामा आप ना देखें, बकरे की बड़ी बिल्कुल एंटरटेनमेंट। अच्छा कैसर साहब, कैसे एंजॉय करते थे पहले, ईद कैसे करते थे, अब कैसे करते हैं? क्या फ़र्क आया इन अदवार में? इतना अरसा अदाकारी लाइमलाइट में भी रहे, क्या चेंजेस देखते हैं? देखिए, बात यह है कि अब तो 5 रुपए और 10 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रही। किसी फ़कीर को भी आप 10 रुपए दें तो वो मुंह बनाता है कि क्या दे दिया मुझे। बचपन में 1 रुपया मिलता था ईद के मौके पे, और वो 1 रुपया हमसे खर्च नहीं होता था। बोले कोई एक आने के कुछ छोले खा लिए, कुछ दही बड़े खा लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें बाहर निकल के खा ली। अब तो 100 रुपये का नोट की भी कोई हैसियत नहीं है बच्चों के आगे। बच्चों को भी ईदी दो तो 500 कम से कम देनी पड़ती है। तो हमारे ज़माने में मुझे याद है, मेरे एक दोस्त हैं सरदार नूर अहमद ख़ान, उनकी ताज़ा ताज़ा मंगनी हुई हुई थी, तो मैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए उनके घर गया, तो वो उठ के जा रहे थे अपने ससुराल। वो थे, उनका छोटा भाई था और मैं, क्या हो ज़रा वहाँ से होके उन्हें ईद मुबारक कह के तो आते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 1965 की। तो वहाँ गए तो वो खाकवानी लोग थे और बड़े साहिब हैसियत लोग थे। उन्होंने जाती खैर मुबारकबाद, और खाने वाने के बाद उन्होंने जो ईदी दी ना, वो 100 रुपए के नया नोट था। 100 रुपए हम तीनों को दिया 65 में। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि मैं 100 रुपए का क्या करूँगा। इतने पैसे वैल्यू थी तब पैसे की, बिल्कुल बहुत बड़ी वैल्यू थी। 100 रुपया तो मतलब तनख्वाहें 150, 200, 17 की मेरे ख्याल 300 तनख्वाह होती थी शायद उस वक्त पूरे महीने की। अब तो लाखों में तनख्वाहें चली गई। तो ये सूरत हाल थी। और फिर ये है कि हमारे यहाँ बकरा हमेशा ईद से एक रात पहले ही आता था। ठीक है। क्योंकि एक तो वो बकरा बोलता बहुत था, तो बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी, तो इसलिए वो यही कोशिश होती थी कि बस रात को आए और सुबह सुबह कट जाए। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा उसमें ख्याल ना रखना पड़े, वो अब तक भी यही सूरत हाल है। ठीक है। अब मैं बल्कि जाता हूँ तो ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन कुर्बानी के लिए। नौशीन, आप शायरा हैं, घरेलू मसरूफियात भी रहती हैं, ईद के मौके पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करती हैं, ईद कैसे गुजारती हैं? पहले तो ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि मेरा बचपन जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 20-25 साल पहले की बात है, तो ज़्यादा रिवायात वगैरह में फ़र्क या करेंसी का इस तरह से इतना बड़ा फ़र्क हमने नहीं देखा जैसे हज़रत ने। लेकिन अगर बात की जाए ना, 2 से 3 साल गुज़िश्ता बहुत करेंसी की फ्लक्चुएशन हुई है। तो वो हम भी रिलेट कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। इस तरह नहीं ना जैसे 1-1 रुपये की इतनी वैल्यू थी, वो दौर तो हमने नहीं देखा। अलबत्ता मेरी पैदाइश सऊदी अरब की है,
तो जो सकाफ़ती फ़र्क है, जो तौर अतवार में, तरीक़ाकार में है, वो मैं बता सकती हूँ। 18-19 साल मैंने जो है बहारें वहाँ देखी हैं, ख़िज़ाएँ भी कह सकते हैं, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो वहाँ पर होता ये था कि हम वहाँ एक तरीक़ाकार ये है कि जो भी कुर्बानी कर रहा है सोसाइटी में से, वो घर लाने की बजाय, क्योंकि वहाँ पर ये रिवाज कम है, जो खुले एरियाज़ में, गाँव में, देहातों में रह रहे हैं, वो तो घरों में ले आते हैं, ज़बह करते हैं खुद। लेकिन वो लोग ना मज़बह बने होते हैं, ज़बह खाने कह लें, वहाँ पे उन्होंने हिस्सा शामिल कर दिया और फिर वहीं पे वो बन के तकसीम भी हो जाता है, उनका हिस्सा उन्हें मिल जाता है। अगर वो चाहें कि सारा ही तकसीम हो जाए तो वो सारा ही कर दिया करते हैं। ये ज़्यादातर ये तरीका होता है वहाँ। यहाँ पर ईद ये है कि घर वाले बहुत अच्छे हैं। मैं मैरिड हूँ, आप जानती हैं, तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं मेरे घर वाले, मेरे ससुराल। हम सब मिलकर इकट्ठे ईद गुजारते हैं। बेसिकली ऐसे त्यौहार ही होते हैं जब हम मिल बैठते हैं, क्योंकि हम एक साथ नहीं रह रहे। उसकी वजह यह है कि मेरी मसरूफियात जो हैं वो इस किस्म की हैं। मुझे शहर से बाहर जाते रहना पड़ता है, तालीमी सिलसिलों में, इवेंट्स के सिलसिले, मुशायरे वगैरह, बिज़नेस के मामलात हैं, ऑनलाइन बिज़नेस भी डील कर रही हूँ। तो इस तरह के त्योहारों का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है कि चलें सारे घर वाले, सारे रिश्तेदार मिल बैठते हैं। अच्छा, आप शायरा भी हैं, लिखने लिखाने का काम करती है। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि यार शायर लोग, एक्टर्स लोग खाना खाने तक तो उनको शौक़ होता है, पकाने का कोई इतना पकाती नहीं है, कोई बनाती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर फन मौला कह सकते हैं आप। इनफैक्ट मेरे घर वाले जब कभी कोई बहुत अहम मेहमान आ रहे हों तो वो मुझसे फरमाइश करेंगे कि भाई मेहमान आ रहे हैं, खाना आप बनाओ। हाँ, ये हम रिस्क नहीं लेंगे कि हम बनाने का, तो आप ही बनाओ। इसके लिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रिवायती खानों के अलावा मैं डिफरेंट किस्म की चाइनीज़ डिशेस हो गई, इटालियन हो गई, बेकिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। रिवायती खानों के अलावा दीगर खाने भी बना लेती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे ये टास्क दिया जाता है जब भी मेहमान आए कि आप खाना बनाएं। अच्छा यासिर, समझा जाता है कि शायर अदीब लोग बस ये फ़िलासफ़र होते हैं और ये बचपन से ही बहुत दानिश्वर से होते हैं और शरारती नहीं होते। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसर नकवी साहब, आप बचपन में शरारती थे क्या? कोई शरारतें ऐसी हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहें? आपने एक अभी एक जुमला कहा है कि दानिश्वर से होते हैं बच्चे, तो दानिश्वर से, हाँ, दानिश्वर से मतलब लगते हैं दानिश्वर, बच्चे होते नहीं है। अब वो कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ जो हमारे सामने आज के दौर में हम ऐसी शख्सियात देखते हैं जिनसे हम बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे कि आप मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं। तो हमें देखने में, मुझे देखने में तो यही लगेगा कि बचपन में ही शायद आप ऐसे ही संजीदा मिजाज होंगे और कोई शरारतें नहीं की होंगी, हमारी तरह आपने डांट डपट नहीं खाई होगी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था? मैं इकलौता भाई था 5 बहनों का। अच्छा। तो इसलिए घर में लाड प्यार मुझे बहुत मिला और डांट डपट तो इतनी नहीं हुई। उस लाड प्यार ने थोड़ा बहुत शरारती भी कर दिया हमें। मुझे याद है एक बार ईद पे मुझे वालिद साहब ने ये ट्राइसिकल नहीं होती 3 पहियों वाली, वो लेके दी। तो मैं पहली बार, शागिर्द में रहते थे हम लोग, पहली बार मैं घर से बाहर निकला उस साइकिल चलाते हुए ना। तो बोर्ड गेट, जहाँ गेट बना हुआ है, वहाँ तक मैं आया और फिर वहीं से मैंने वापस जाना था शागिर्द से। तो वहाँ एक लड़का मुझसे बड़ा था, उसने ना वो साइकिल मुझसे छीन के खुद बैठ गया और चलाने लग गया। ठीक है। मैं इतना चिड़चिड़ा और इतना गुस्से में आया, मुझे याद है मैंने उसे थप्पड़ मारा था उस लड़के को, और वो थप्पड़ खा के वो हैरान हो गया कि इस बच्चे ने मुझे ट्राइसिकल क्या किस उम्र में बंदा चलाता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल का होऊंगा, वो 10-12 साल का था। वो साइकिल छोड़ के भाग गया वहाँ से। मैं फिर लेके तो आ गया। इस तरह की तो 2-4 शरारतें। अच्छा, ये बताएं कि अब पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ज़्यादा शरारती लगते हैं या आप कहते हैं कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं? मैं तो ज़्यादा शरारती। नहीं, ये मुझे ज़्यादा वो लगते हैं। हाँ, बड़ा बेटा मेरा कनाडा में होता है, अहमद, माशाल्लाह। वो अपनी फैमिली के साथ वहीं सेटल्ड है और उसके भी आगे 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। छोटा बेटा अली, उसकी शादी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं। जी माशाल्लाह।
और एक बेटी है मेरी लैला, यहीं माशाल्लाह। मुजफ्फरगढ़ में ब्याही हुई है, उसकी भी 3 बेटियां हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फारिग हूँ, और मैं इस हद तक फारिग हूँ कि मेरी अहलिया भी मेरा साथ छोड़ गई हैं। कोई 2 साल हो गए, तीसरा साल होने वाला है उनका। तो मैं बिल्कुल फारिग हूँ, मतलब हर चीज़, हर बच्चों काम के साथ एंजॉय करते हैं? बच्चों के आते साथ हैं? में। हाँ, अली छोटा मेरे पास ही रहता है जी। वो है इसमें प्राइवेट फर्म में काम करता है। वो उसने एमएससी की थी इंजीनियरिंग में, तो उसके दोनों बच्चे क्या वहीं हैं। मशागिल रहते हैं? रेडियो पाकिस्तान से आपकी पुरानी वाबस्तगी रही है, आजकल क्या आपकी मसरूफियात रहती हैं? देखें, मैं पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि जी बच्चों की परवरिश आपने कैसे की? तो मैंने कहा मेरे बच्चों की परवरिश तो 2 बड़े बच्चों की का बचपन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मेरा रेडियो का दौर था, और रेडियो का इतना शौक़ था उस वक्त कि हम सुबह जाते थे, गाड़ी लेके जाती थी सुबह में, और रात को 11 बजे 10:20 पे 11:20 पे अच्छा। हम गाड़ी से ही वापस आते थे। तो बच्चे सो चुके होते थे। हाँ, जब ये स्कूल जाने लगे तो फिर स्कूल से लाना ले जाना मेरी ड्यूटी लगती थी। अदरवाइज़ मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं याद कि मेरे बड़े बच्चों का। हाँ, छोटा अली है, इसका मुझे थोड़ा बहुत बचपन, उस वक्त तक मैं सेटल हो चुका था, जी। ये 87 में हुआ, तो उस वक्त मैं सेटल हो चुका था। तो इसका मुझे याद है, मैं अपने स्कूटर पे इसको घुमाने भी लेके जाया करता था। अच्छा नौशीन, आप मुशायरों में जाती हैं, शायरी सुनाती हैं लोगों को, तो ईद पर क्या ईद इसी तरह गुजर जाती है मुशायरे करते ही, या घर में भी टाइम दे पाती हैं? और इसके बाद आपने ईद के हवाले से कुछ सुनाना भी है अपना कलाम। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि इनसे कुछ सुने भी। ऐसा है कि कोशिश यही होती है कि घर वालों के साथ ही टाइम गुजारा जाए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, यही मौके होते हैं और यही बहाने होते हैं मिल बैठने के। अदरवाइज़ हर कोई अपनी ज़िंदगी इतनी स्पीडी हो गई है, बिल्कुल। आप सबके सामने ही है कि वक्त से बरकत ही उठ गई है और हम बहुत स्पीडी लाइफ गुजार रहे हैं। तो फिर वो मिल बैठने का बहाना है, कोशिश यही होती है कि घर वालों के साथ ही। हाँ, अलबत्ता ये है कि कोई बहुत ही अजीज़, बहुत ही करीबी दोस्त के कहने पर किसी अजीज़ के अगर वो करें इसरार के शिरकत करने के लिए, तो फिर ये कोशिश होती है कि ईद क्या सेकंड डे हो या थर्ड डे हो, फर्स्ट डे तो लाजमन घर में ही गुजारना होता है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। ये है। और शायरी जी, कुछ ईद के हवाले से। ईद के हवाले से बस ईद पे या किसी भी इवेंट पे कोई भी शायरी सुनाई जाए तो वो हवाले खुद ही बन जाते हैं। बिल्कुल। ताने बाने आप खुद कोई ही मिला आपकी लीजिएगा। पसंदीदा शायरी? मैं अपनी ही शायरी में से कुछ अशार आप सबकी समातों की नज़र करना चाहूँगी। सबसे पहले तो 2 शेर हैं कि इस ताल्लुक़ में रंग हैं न सरूद, इस ताल्लुक़ में रंग हैं न सरूद, जो कहूँ आप मान लेते हैं, आलय कत्ल गैर को सौंपा, आलय कत्ल गैर को सौंपा, ऐसे अपनों की जान लेते हैं। वाह वाह वाह। और एक और गज़ल है कि एक तरफ चाक पे कूज़े को घुमाने का हुनर, एक तरफ हाथ पे रोटी को बढ़ाने का हुनर, वाह। कभी लहजे पे खफा तो कभी किरदार पे शक, कभी लहजे पे खफा तो कभी किरदार पे शक, तुमने सीखा ही नहीं इश्क कमाने का हुनर, वाह। तुमने पहना ही नहीं मेरा पसंदीदा लिबास, तुमने पहना ही नहीं मेरा पसंदीदा लिबास, तुमको आया ही नहीं पास बुलाने का हुनर। वाह। और उसने तस्वीर को सोफ़े के मुकाबिल टांगा, उसने तस्वीर को सोफ़े के मुकाबिल टांगा, खूब आता है उसे कमरा सजाने का हुनर। वाह। और आखिरी शेर है गज़ल का कि मेरी माँ ने तो कहा था कि ये काफ़ी होगा, मेरी माँ ने तो कहा था कि ये काफ़ी होगा, तुमको आ जाए अगर रोटी बनाने का हुनर। कमाल। वाह वाह बहुत खूब। अच्छा कैसर बहुत नकवी साहब, एक लंबा सफ़र अदाकारी का, फ़न से एक लंबा जिसे कहते हैं कि रिश्ता रहा, इस तमाम सफ़र में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला आपको, बेशुमार ड्रामों में भी काम किया, रेडियो से भी बड़ी लंबी आपकी जो है वो एक रिलेशन रहा। इस तमाम सफ़र में कभी सोचते हैं अपनी शख्सियत के हवाले से, अपने टाइम के हवाले से कि यार टाइम नहीं मिल सका, अपने लिए जी नहीं सका, या यही इंडस्ट्री और यही फ़न ही सब कुछ बन गया?
नहीं, मैं बताऊं कि जिस ज़माने मैंने रेडियो ज्वाइन किया है 1970 में नवंबर, तो रेडियो का उरूज था वो जी। उरूज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है रेडियो का। अब तो खैर रेडियो बस एक, क्या कहना चाहिए उसको, इट्स जस्ट अ मीडियम, बिगल बजाने वाले जैसे होते हैं, बस वो रह गया है कि हर हालत में गवर्नमेंट की तारीफ ही करनी है, क्या कुछ भी होता रहे। लेकिन मुझे क्योंकि जुनून था बड़ा उस ज़माने में, और मैंने जैसे आप पहले अर्ज़ किया कि सुबह जाते थे हम लोग और रात को वापस आते थे घर, तो दोपहर में भी वहीं रेडियो पे ही खाना हो जाता था। सामने एक वो था जो तवे पे चापे बनाता था, पता नहीं भैंस की होती थी, गोश्त होता था, बैल का होता था, कुछ पता नहीं। अच्छा। लेकिन यह है कि वो हमारी हैसियत के मुताबिक उसमें से हम ले लेते थे। ठीक है। रेडियो के एक दो किस्से हैं, बड़ा संजीदा हो गया माहौल। जरूर जरूर सुनना मैं इसी तरफ चाहेंगे। लाना चाह रहा था आपको कि क्या कोई खूबसूरत यादें क्या? मैं एक पठाने खान जी, वेरी बहुत बड़ा जी, नाम, जी, बिल्कुल। गायकी का बहुत बड़ा नाम। 71 में ही आ गए थे हमारे रेडियो पे। यहाँ एक ऐवान अदब होता था, वहाँ एक म्यूज़िक फंक्शन था, तो हम रेडियो के काफ़ी सारे लोग वहाँ गए हुए थे। स्टेशन डायरेक्टर हमारे भट्ट साहब थे, चौधरी बशीर थे प्रोग्राम मैनेजर। तो वहाँ ये पठाने खान ने गाया, तो पठाने खान को वहीं से भट्ट साहब उठा के ले आए रेडियो पे, और जो काफ़ी उन्होंने वहाँ सुनाई थी, मेरा इश्क भी तू, जी हाँ। वो उन्होंने सुनाई आके, और रिकॉर्डिंग हुई और बड़ा अच्छा रहा। हाफिज़ मोहम्मद हुसैन होते थे हमारे प्रोड्यूसर, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अब तो दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की। अच्छा, रिकॉर्ड करके तो हम टेप पे ड्यूरेशन लिख देते हैं, उसका टाइमिंग कि इतने मिनट की है। तो उन्होंने वो अंदाजे, अच्छा जो टेप रिकॉर्डर थे उन पे भी टाइम आ जाता था, उन्होंने खैर वहीं से देख के तो 11 मिनट टाइम लिख दिया उसका। ठीक है। काफ़ी का। अब एक दिन जो चली काफ़ी, तो 12 मिनट रहते थे। मैंने कहा 11 मिनट काफ़ी रहेगी, चलेगी, 1 मिनट बच जाएगा, उसमें न्यूज़ की अनाउंसमेंट हो जाएगी और ठीक हो जाएगा। अच्छा, चूँकि लंबी काफ़ी थी इसलिए ऑपरेटर भी उठ के चला गया, मैं भी उठ के बाहर आ गया अनाउंसमेंट से। वो काफ़ी, जब तक हमें ख्याल था कि जैसे ही काफ़ी ख़त्म होगी तो साथ ही हमने अनाउंसमेंट करनी है। मैं गया तो अभी काफ़ी चल रही थी और ख़बरें भी ऑन एयर थी। फटाफट में जाके उसे ऑपरेटर को बुला के लाया, मैंने कहा ख़बरें आ रही हैं। उसने खैर काटी और टाइमिंग देखी तो वो 13 मिनट की थी। अच्छा। ऊपर लिखी हुई ड्यूरेशन 11 मिनट थी। तो दूसरे दिन चौधरी साहब ने, मीटिंग हमारी होती है सुबह, मीटिंग में उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब ये तुसी की कीता है, 13 मिनट तुसी दी, काफ़ी दूसरी ड्यूरेशन ही 11 मिनट लिखी, 11 मिनट। तो वो हाफिज़ बेचारे बड़े सादा आदमी थे, उन्हें और तो कुछ समझ ना आई। कहने लगे सर वो ऐसा है कि गर्मी बहुत है मुल्तान में, तो टेप फैल भी तो जाती है। ये खूबसूरत बात है। सर्दियों में चीज़ें सुकड़ती हैं। और इसी तरह हमारे दोस्त हैं मोहसिन गिलानी, जी जी जी, उनके साथ मैं एक टीवी के आर्टिस्ट हाँ, भी हैं और जी हाँ, राइटर भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ मैं एक स्टेज प्ले कर रहा था गुजरांवाला में, तो स्पॉन्सर की ज़रूरत थी हमें, प्रोड्यूसर थे हम दोनों। तो हम गए मशरूबात की एक फैक्ट्री में, दोस्त था हमारा मालिक जो था, वहाँ गए तो उनके पास उस वक्त एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी, हत्ता कि उनकी भवें भी सफ़ेद थी, सर पे उन्होंने सफ़ेद टोपी पहनी हुई थी, बाल भी यकीनन सफ़ेद होंगे। तो वो मालिक तो मुझे जानता था, तो उसने कहा, उनके बुजुर्ग को कहा कि चाचा सही न को जान दो, को मैं ते नहीं जानता, एक कैसर नकवीन सरुदे सार एक प्रोग्राम थे, हाँ असा छोटे छोटे होंदे असे मैं के चाचा सही मैं भी छोटा छोटा ही जेड़े प्रोग्राम।
अच्छा यासिर, नौशीन से भी तो कोई उनके बचपन की शरारत का किस्सा सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा बताएं, क्या पाकिस्तान में ईदें ज़्यादा अच्छी लगती हैं या सऊदी अरब में अच्छी लगती थी? कैसे फ़र्क देखती हैं? और ख़ास तौर पर बचपन, मतलब अर्ली एजेस में क्या चार्म होते थे, फिर शादी के बाद अब क्या चार्म होते हैं, किस तरह से वक्त गुजारती हैं? आपसे हम बचपन की और जवानी की ईद नहीं पूछेंगे, शादी से पहले की और शादी के बाद की ईद पूछेंगे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि बचपन की ईदों का अपना चार्म होता था। अब उस वक़्त ज़्यादा खुशी हमें होती थी शॉपिंग्स की, होती थी ईदी की, कि हमें मतलब इतनी ईदी मिलनी चाहिए, इतनी मुकाबले होते थे सब। मैं सब बहन भाइयों में से बड़ी थी, तो मेरा एक इम्तियाजी सलूक मेरे साथ रवा रखा जाता था, जाहिर है कि, और अपने अब्बा की पहली औलाद थी, फिर दूसरी शादी में ऐसी थी, उन्होंने बड़ा इंतज़ार किया औलाद के लिए, सेकेंड मैरिज भी इसीलिए की, तो बहुत लाडली हुआ करती थी मैं। तो बेसिकली ये है, आपने पूछा कि पाकिस्तान की ईद आप बेहतर आपको लगती है या सऊदी अरब की। जब भी इस तरह का सवाल मेरे सामने आए कि कल्चरल हवाले से या पहनावों के हवाले से, रहन सहन के, तो उसका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं चूज़ नहीं कर पाती कि कौन सा सोसाइटी मुझे बेहतर सूट करती है। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि एक जेन्युइन तख्लीक कार जो होता है ना, उसकी तबीयत अल्लाह ताला ने, उसकी नेचर बड़ी फ्लेक्सिबल रखी होती है। बिल्कुल। उसको सोसाइटीज़ के साथ, डिफरेंट कल्चर्स के साथ मोल्ड करना आता है, उसको एडजस्ट करना आ जाता है। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप 18-19 साल जो है एक बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में रही हैं, अलग तरह की सोसाइटी में रही हैं, रहन सहन तो अल्लाह का लाख करम है यहाँ भी बहुत अच्छा है, लेकिन सोसाइटी की ओवरऑल साइकी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, रवैयों में फ़र्क होता है। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जो है कैसे एडजस्ट कर गई हैं, आप आई और 18-19 साल के बाद अब आप 5-6 साल से यहाँ हैं और लगता ही नहीं है कि आप कहीं और से आई हैं। आप तो जिनके साथ भी मिल बैठे हैं ऐसा लगता है उन्हीं का हिस्सा हैं। आप उम्र रसीदा अफराद के साथ बैठे हैं तो उनको इतनी दिलजमी से सुन रही होती हैं और उनकी ही जहनीत के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। तो मैं यही जवाब देती हूँ कि शायर हैं, तख्लीक़कार है, और वो इसीलिए तो लिख पाता है, वो सिर्फ आप बीती नहीं लिखता, वो जग बीती भी लिखता है, क्योंकि वो चीज़ों को उसी जगह पे खड़े होकर देखता है, उसी सिनारियो का हिस्सा खुद को समझकर चीज़ों को देखता है, नोट करता है, समझता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है नेचर की कि हम चीज़ों को देखते हैं, उसी तरीके से समझते हैं, फिर लिखते हैं। तो मुझे दोनों ही सोसाइटीज़ के जो हैं दोनों कल्चर्स पसंद हैं। वहाँ की ईद भी बहुत अच्छी होती थी, यहाँ की ईद भी बहुत अच्छी है। और शादी से पहले और शादी के बाद ये बताइए। अहम सवाल है। मुझे ये लगता है कि मैं शादी के बाद अपने ख्वाबों को बेहतर तरीके से जी रही हूँ। यह एक मिसाल है। मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस बहुत कम हैं, इन पर काम करने की ज़रूरत है और हम आगाही देते भी रहते हैं। लेकिन जेन्युइनली मैं समझती हूँ कि शादी के बाद जो है मैं बेहतर तरीके से अपने ख्वाबों को जी रही हूँ, अपने प्लान्स पूरे कर रही हूँ जो अधूरे रह गए थे। अच्छा, इसमें सपोर्टिव इन लॉज और सपोर्टिव हस्बैंड का एक बहुत बड़ा किरदार है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए कि ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़कियाँ बहुत प्रोग्रेसिव होती हैं और बहुत काबिल होती हैं, कुछ कर सकती हैं वो ज़िंदगी में, लेकिन उनको मौके नहीं दिए जाते। अच्छा, अब अक्सर ये होता है, जवाज़ कहा जाता है कि फ़लाँ कोई भी लड़की है, कोई भी इंसान है, उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, सलाहियतें ज़ाया हो रही हैं, उसे मौके नहीं, उसके इर्द गिर्द का माहौल साजगार नहीं है। तो मैं कहा करती हूँ कि इंसान को कतई नज़र इसके कि उसकी उम्र गुजर रही है, कतई नज़र इसके कि टाइम ठीक है गुजरती जा रही है, लेकिन कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, कोई भी ख्वाब जीने के लिए कोई उम्र महदूद मतलब वो मुकर्रर नहीं होती, कोई लिमिटेशंस नहीं है। लिमिटेशंस नहीं होती, किसी भी टाइम में अचीव कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मैं ये कहा करती हूँ कि मौके पैदा करें, बल्कि इस पे मैंने एक शेर भी कहा है। इसी तरह के दौर से मैं गुजर रही थी, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रही थी, स्ट्रगल का पीरियड था, तो मैंने कहा था कि और अब के जब खिड़कियाँ सभी खोल दी गई हैं, और अब के जब खिड़कियाँ सभी खोल दी गई हैं, मैं अगली कोशिश में कुछ नज़ारे बदल रही हूँ। तो ये है कि मौके पैदा करें, कोशिश करते रहें, माहौल साजगार नहीं है तो साजगार बनाएं, चाहे उसमें जितना भी टाइम लग जाए। बिल्कुल। कैसा साहब, अभी शादी के हवाले से बात हुई, आप एहलिया कुछ दुनिया से गए, काफ़ी टाइम हो गया, कैसी ईद गुजरती है? एहलिया के बिना बच्चे तो होते हैं, बच्चों के साथ, लेकिन एक जो साथ होता है आपका, एक शरीक हयात होती हैं साथ, तो वो एक जो टाइम होता है वो एक मेमोरेबल टाइम होता है। अब कैसी ईद गुजरती है? क्या कन्वर्ट कर लेते हैं अपने ग्रीफ को, सौरों को, क्या किस तरह से? हाँ, बस यही करना पड़ता है
इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी। टीवी देख के बच्चों के साथ गपशप लगा के, छोटे बच्चों के साथ, फिर ये है कि दूसरे दिन हम लोग चले जाया करते हैं मुजफ्फरगढ़, जहाँ मेरी बेटी भी आई हुई है, वहाँ जाके कुछ वक्त गुजर जाता है अच्छी तरह। इसी तरह ही वक्त गुजरता है। अब ईद शुरू हो चुकी है, ईद चल रही है, ईद के दिन है, जी, तो खाते क्या है मज़े से, क्या चीज़ को फरमाइश करते हैं कि ये बड़ी अच्छी लगती है ये खाना? पहले तो बड़ा शौक भी था और बड़ा अच्छा लगता था। मतलब जब कुर्बानी होती थी तो कलेजी सबसे पहले भुनी जाती थी, वो खाते थे। फिर दोपहर में गोश्त बनता था बकरे का, वो खा लिया, काली खा लिया बगैर रोटी के। अच्छा। तो अब नहीं, अब कुछ डॉक्टर साहब ने भी मना किया हुआ ये रेड मीट खाने से, तो ये ब्रायलर ही ज़िंदगी में रह गया है अब तो। बाकी ये है कि घर वाले खाते हैं, बच्चे तो खैर बच्चों के लिए तो आता है, लेकिन हमारे लिए मना है। इसलिए सूरत हाल बड़ी संजीदा हो गई है। मैं एक वाक़या और आपको जी बिल्कुल सुना दूं कि नौशीन तो खैर माशाल्लाह बहुत संजीदा तबीयत की खातून है, और इसलिए जब भी आप इनसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये इस तरह की कोई बात आपको सुनने में नहीं मिलेगी। पठान खान मैंने अभी जिक्र किया, उनका पहला जो लाइव प्रोग्राम था वो इत्तेफाक से मैं उनका अनाउंसर था। अच्छा। रेडियो स्टेशन आपने देखा होगा। जी हाँ बिल्कुल। तो एक बूथ होता है, अनाउंसर बूथ अलग होता है, ऑपरेटर का बूथ अलग होता है, साथ स्टूडियो होता है, उसके दरमियान में शीशा होता है, ऑपरेटर के उस पार भी और अनाउंसर के पास। तो पठान खान बैठे आके और साज-वाज उन एक प्रोग्राम हमारा होता था जिसमें एक काफ़ी लाइव एक रिकॉर्डेड चलती थी। ठीक है। फिर एक लाइव एक रिकॉर्डेड, इसी तरह तो पहली काफ़ी इन्होंने शुरू करनी थी। तो मैंने कहा कि मैंने अनाउंस किया, मैंने कहा इस वक्त हमारे इलाके की बड़ी मरूफ आवाज़ पठान खान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आइए इनसे सुनते हैं। बड़े जज्ब कैफियत की उसमें जज्ब मस्ती में ये आके गाते हैं काफ़ी। तो आइए इनसे ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की एक काफ़ी सुनते हैं। जी। माइक उधर दे दिया, अब फ़ौरन ही हारमोनियम पे हाथ आ जाता है उनका। अच्छा, वहाँ साजिंदे भी बैठे हुए थे, एक सारंगी थी, सारंगी नवाज था, तबले वाला था, तानपुरा भी था और कोई एक आध सितार वाला भी शायद होगा। अब मैं कुछ 30-40 सेकंड गुजर गए तो कोई आवाज़ नहीं आई। ठीक है। अब मैंने शीशे में से देखा तो पठान खान उठ के खड़े हुए थे और यूं कर रहे थे। मैंने कहा देहाती आदमी है और पहली बार रेडियो पे आया है, तो ये बस जैसे स्टेज पे लोग खड़े होकर करते हैं तो ये भी ऐसे ही कर रहा है। खैर उसके बाद वो बैठा और 30-40 सेकंड के बाद और हारमोनियम पे शुरू हो गया। वो जब काफ़ी उनकी ख़त्म हुई तो हमने रिकॉर्डेड आइटम चलाया। तो इस दौरान मैं उठ के स्टूडियो में गया। मैं कहा पठान खान ये क्या किए थे, इतनी डिले कर दी थे, कोई आवाज़ ही नहीं गई इतनी 40 सेकंड। अगर सैयद तय मुर्शद दा ना गिदे, मुर्शद मेरे को नज़र आ गए। अच्छा। और मुर्शद नज़र आवे तो सलाम ना करूं। मैं ही वास्ते उठी के सलाम किए उन्होंने। मैं कहा खान साहब ध्यान कराया कई बार मुर्शद इशारा करे तो मैं क्यों ना चले ना मैंने। अच्छा नौशीन, आप कभी किसी मुशायरे में गई हो, कहीं पे इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो, कोई मज़ाहिया, कोई एक दफ़ा परेशान हुई हो कि ये क्या हो गया? होते रहते हैं इस तरह के वाक़यात। अलबत्ता मैं आपकी बात से इस तरह इख्तिलाफ़ करूँगी हल्का सा, और वो यूँ कि शायर लोग अमूमन बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं होते, बल्कि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा शरारतें करते हुए गुजरा है। अच्छा। इनफैक्ट मैं बहुत ही एडवेंचरस तबीयत की मालिक हूँ, अभी तक हूँ, मतलब बचपन में भी थी, अभी तक हूँ। मुझे शौक़ होता था साइकिलिंग का, स्केटिंग शूज़ का, इन सारी चीज़ों का, और मैं मशहूर थी। मेरी लड़कियों से कम बनती थी और लड़कों के साथ इतनी बनती थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स की चीज़ें लेके आते थे। सऊदी अरब में मैदानों में खेल रहे होते थे तो मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, मैं लेके जाती थी और उनके साथ स्कूटर्स,
और स्केटिंग शूज़ वगैरह एक्सचेंज कर लेती थी। फिर वो मेरी साइकिल से खेल रहे होते थे और मैं उनकी जो खिलौने होते थे वो उस तरह। तो सारा बचपन मेरा तकरीबन लड़कों वाली सरगर्मियों में ही गुजरा है, उन्हीं स्पोर्ट्स और उन्हीं एक्टिविटी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारा मैं जो है बचपन में खेला करती थी और काफ़ी शरारती। अभी भी मैं मतलब ये जो है ना एक ज़ाहिरी हुलिया, इस पर मत जाएं, धोखा ना खाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरह जो है इसी तरह के लोग ही तो शरारतों से फिर फैज़याब। अच्छा, वही वाकया कोई इस तरह परफॉर्मेंस के दौरान मुशायरे में कोई इस तरह की यादगार बात अब तक? मुशायरों में तो कम ही होते हैं, अलबत्ता मैं प्रैंक्स करती रहती हूँ, मेरी नेचर है। हमारी सबसे पहला प्रैंक मैंने किया था अपनी ट्यूशन टीचर के साथ। अच्छा। सऊदी अरब में हम लोग जद्दा में मुकीम थे और 14 अगस्त का इवेंट था और मैं उन्हें विश कर रही थी। तकरीबन मगरिब का या इशा का टाइम होगा, अंधेरा हो गया था और मैंने उन्हें बैठे बैठे यूं ही मुझे सूझी कि हम इनके साथ थोड़ा सा मजाक करते हैं हल्का सा। वो दरअसल ज़रा संजीदा और गमगीन तबीयत भी रखती थी, कुछ उनके घरेलू मसाइल थे, तो वो हमें पढ़ाती थी बहुत अच्छा, लेकिन उनकी तबीयत जो है वो ज़रा गमगीन रहती थी। तो मगरिब इशा का वक्त था और मैंने उन्हें कॉल मिला दी। मैंने कहा कि जी, हुमैरा नाम था उनका। मैंने कहा मैम हम ना आप जल्दी से, हमारे पास गेस्ट आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, हम रास्ते में हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाएं और हम थोड़ी देर में आपके पास पहुंचने लगे हैं। तो वो बेचारी, मतलब उन्होंने तैयारी की, पूरा ड्रेसअप हुआ, मेकअप, ये वो, इंतज़ार में खड़ी रही। मैंने उन्हें 5-10 मिनट बाद फिर कॉल की। मैंने कहा मैम हम आपके दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। तो वो दरवाजे तक गई, जाके उन्होंने झांका, देखा कोई भी ना हो, फिर वापस आई, फिर मुझे कॉल की, बेटा आप बाहर तो कोई नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि सॉरी हम ना ज़रा कुछ चीज़ लेने लग गए हैं मार्केट से, हम बस अभी पहुँचे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें दोबारा कॉल किया। मैंने कहा आप देखें हम बाहर मौजूद हैं। वो फिर जाती हैं, देखती हैं तो वहाँ कोई भी ना हो। एट दी एंड मैंने उनसे यही कहा कि आप अपनी तस्वीर तो दिखाएं ना। तो अच्छा, उन्होंने फिर व्हाट्सएप पे हमें तस्वीर, उस वक्त बल्कि व्हाट्सएप तो अभी नहीं आया था, कुछ और ऐप्स हुआ करती थी, मेल वगैरह पे हमारी बात होती थी। बहुत शुरू में एक ऐप आई थी निम्बस नाम से, उस पर चैट वगैरह हुआ करती थी। तो उनकी तस्वीर आई ना, तो वो बड़ी शगुफ्ता सी उनकी तबीयत दिख रही हो, मेकअप वगैरह किया हो, बड़े अच्छे से बनी हुई हो, मतलब आपने उनको तैयार करवा दिया। इस तरह से हमने अभी कभी उन्हें देखा नहीं था और मेरा बेसिक मकसद भी यही था कि ज़रा, और वो खुश भी हुई, बड़ी हंसी, कह रही थी कि आपका शुक्रिया, आपकी वजह से हमारे घर में ज़रा रौनक सी आ गई है। अच्छा फिजा, हमारे पास टाइम भी कम है, कैसर नकवी साहब को जब भी मैं इनसे आपने इस उम्मीद पे क्वेश्चन किया था कि कोई इस तरह का वाकया होगा, वो सर के पास ही मिलेंगे। मुशायरे का मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा। सराइकी मुशायरा सुनने का इत्तेफाक हुआ है कभी? जी बहुत कम। हमारा ये इलाका आर्ट के हवाले से बहुत रिच है, बिल्कुल इतना रिच है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और सराइकी कल्चर इटसेल्फ बहुत रिच है। बिल्कुल, शायरों की इतनी बड़ी तादाद है सराइकी में कि मैं आपको समझा नहीं सकता कि कितनी बड़ी तादाद है। तौसा या इसी इलाके में मुशायरा एक हो रहा था, तो एक शायर बार बार जाए, जो नाजिम था वहाँ का, जो निज़ामत कर रहा था, कंपेयर को जाके कहे कि मैं को भी पढ़ाओ। उन्हें कहा कोई नहीं जा। वो थाने चला गया। ये सच्चा वाकया है। वो थाने चला गया और थानेदार को उसने जाके कहा कि जनाब मैं मुशायरे से आया तो मैं को पढ़ेंगे नहीं। मैं और वहाँ तादाद बहुत ज़्यादा थी उनकी, तो तुसा कहीं को भेजो मेरे नाल थे वो वन के मैं को पढ़ावे। सिपाही उन्होंने साथ भेजे, उन्होंने कहा कि शायर है, सिपाही भेज दिया कि यार इसको कंपेयर को कहो कि इसको भी मुशायरे में हिस्सा लेने दे। वो गया और उसने जाके कंपेयर को कहा कि भाई इसको पढ़ाओ, ये थानेदार साहब ने कहा है। तो उसने कहा कि अच्छा इसको बैठ जाए यहाँ, मैं पढ़ाता हूँ अभी। और वो कहने के तू सब बाबो मैं बहना पे। सिपाही जाने लगा तो कहता ना ना जब तक मैं को पढ़ा ना ले तो सही थी ना, तो नहीं मनना, मैं को कोई ना पढ़े अपनी निगरानी में मुझे पढ़वा के जो फिर उसने पढ़ाया उसने पढ़ा। अच्छा कैसे साहब, वक्त मुख्तसर है, अक्सर जब भी आपकी आवाज़ सुनते हैं, रेडियो पाकिस्तान में भी आपको सुनने का इत्तेफाक हुआ, बहुत से प्रोग्राम्स में भी सुनने का इत्तेफाक हुआ। आवाज़ बड़ी आपकी माशाल्लाह बेस वाली ज़बरदस्त आवाज़ है। इस आवाज़ के लिए भी कोई प्रैक्टिस कभी की या खुदादाद इसी तरह की आवाज़? नहीं, कभी नहीं। और
मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ तो उसकी वजह भी यही है कि मैंने कभी कोई स्टाइल अपनाने की कोशिश नहीं की, ना कभी स्टाइल अपनाया, ना जो ओरिजिनल अल्लाह ताला ने दी है आवाज़, इसी को इस्तेमाल किया मैंने और इसी में ही बोला मैं जब भी बोला। कंपेयरिंग की, न्यूज़ पढ़ी, हालांकि बहुत मुख्तलिफ हुआ शो में, अनाउंसमेंट भी डिफरेंट है, तो इसी तरह ही मैंने किया जो मेरा ओरिजिनल स्टाइल था। माशाल्लाह। अच्छा नौशीन, शायर कौन से पसंद है अपने अलावा? किनको पढ़ती हैं? अपना तो आप खुद अपनी फेवरेट होंगी ना। मैं आप अपनी आप खुद अपने फेवरेट ना हो तो फिर लोग आपको कहाँ पसंद करते हैं? जी बिल्कुल। तो अपने अलावा कौन से शायरों को कभी पसंद करती हैं वक्त मिले? कहा जाता है कि नरगिसियत शायर के लिए थोड़ी बहुत जायज़ है। तो वो हर शायर में खुद पसंदी होती है, लामहला, आपकी बात दुरुस्त है। उसके अलावा ये है, हमेशा से वतीरा ये रहा है कि शख्सियत परस्ती के बजाय शेर परस्ती की तरफ तवज्जो दी जाए। किसी एक शख्सी, क्योंकि जब हम शख्सियत के बुत जो है अपनी दिमाग में बिठा लेते हैं और हम उनकी अकीदत की हद तक जब हम उनकी शुरू कर देते हैं फॉलोइंग, तो उसमें फिर वो अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, फिर हम यही ट्रेंड भी चल रहा है, अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, वाह वाह हो रही है उस पर। लेकिन शुरू से यही वतीरा है कि शेर परस्ती की बात हो। बात की जाए अगर मुताले की तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ हो गए, जॉन एलिया साहब हो गए, मोहसिन नकवी साहब हो गए, ये वो शायर हैं। दीवाने मजजूब, दीवाने गालिब, ये वो कुछ चंद नाम हैं जिन्हें मैंने तफसीलन पढ़ा है, मुकम्मल पढ़ा है। उसके अलावा अमजद इस्लाम अमजद हो गए, अहमद फराज साहब हो गए, ये वो शायर हैं जिन्हें पढ़ते रहते हैं, मतलब तफसीलन तो नहीं, इरादा तो है क्योंकि बहुत सारी सरगर्मियाँ होती हैं साथ साथ, फिर मुताले को थोड़ा थोड़ा जो है करके मैनेज करना पड़ता है। इंशाल्लाह तो पढ़ते रहेंगे, सीनियर से सीखते रहेंगे, बल्कि जूनियर्स जैसे इन्होंने फरमाया, इन्हीं की बात को सेकंड करूँगी। बहुत ज़रख़ैज़ इलाका है और अब तो छोटे छोटे से बच्चे नए नो आमोज जो हैं इतना अच्छा कलाम कह रहे हैं, इतना अच्छा शेर कह रहे हैं कि बहुत ही हैरत होती है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो बस ये है, इश्तराकी शायरी में माशाल्लाह हमारे बहुत से अच्छे शायर हैं, अब बक़ैद हयात हैं। असगर गुरमानी साहब हैं, इरफान मोहम्मद साहब हैं, कसवर गुज़ार साहब हैं, ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं माशाल्लाह। और सराय की शायरी की अगर बात की जाए तो लीड इन्हीं के पास है और हम तो अभी तिफलाने मकतब ही हैं, सीख रहे हैं और शेर परस्त हैं, तो अच्छे शेर पे वाह भी करते हैं, आप भी करते हैं। यासिर, हमारे खित्ते में टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। कैसर नकवी साहब देखें, बिल्कुल नौशीन हैं, इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे हम। आखिर में नौशीन से एक कलाम सुनेंगे, शेर सुनेंगे जो इनकी पसंद के होंगे, ख़ास तौर पर ईद के हवाले से। कैसर नकवी साहब क्या पैगाम देंगे इस ईद पर? एहसार, कुर्बानी का जज्बा और इस तमाम सूरत हाल में मुल्की हालात भी, माशरे के हालात भी, मुख्तसरन क्या पैगाम देंगे एक आम आदमी को? देखिए, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे जी। प्यार करें। ज़िंदगी आपको एक ही बार अल्लाह ताला ने अता की है, एक तो इसकी कदर करें। ये इंटरनेशनल उसूल है कि अगर आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं करेंगे, तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा। बिल्कुल। इसलिए आप अपनी शख्सियत और अपने आप को सामने रख के तो बात करें और ज़िंदगी गुजारें। प्यार करें दो लोगों के साथ, मोहब्बत बांटें और इस तरह ज़िंदगी गुजारें, बजाय इसके कि आप लड़ते झगड़ते रहें या हसद में गुस्से में ज़िंदगी गुजारें। वो आपका अपना नुकसान है, बिल्कुल, किसी और का नुकसान नहीं है। जब आप किसी से हसद करते हैं तो आप उसको तकवीयत दे रहे हैं, ख़ुद को नुकसान दे रहे हैं। बिल्कुल। नौशीन, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या शायरी सुनाएंगी? जी, मैं इख्तिताम पे सबसे पहले तो एक शेर आप सब लोगों की नज़र करूँगी, ख़ास तौर पे नकवी साहब की नज़र करूँगी। तेरे सदके भला नाचीज़ ये वारे क्या क्या, तेरे सदके भला नाचीज़ ये वारे क्या क्या, तूने धरती पे उतारे हैं सितारे क्या क्या। वाह। इस शराफत को लगे आग समझ ही न सके, इस शराफत को लगे आग समझ ही न सके, वरना मिलते रहे हमको भी इशारे क्या क्या। वाह। इस शेर के साथ यही पैगाम है कि प्यार मोहब्बत से रहें। और स्पेशली ईद के हवाले से एक बात मेरे जहन में आ रही है। जी जी। बैकवर्ड एरियाज़ में
हमारे बल्कि शहरों में भी ऐसा होता है, देहातों में ज़्यादा होता है कि जब लोग कुर्बानी करते हैं ना तो वो ज़्यादा घरों में बांटने के चक्कर में ना बहुत ही कम हिस्सा रखते हैं गोश्त का, मतलब 3 बोटियां या 4 बोटियां होंगी टोटल। अब मैंने अक्सर नोटिस किया है कि देहातों में या इस तरह के एरियाज़ में बहुत से घराने ऐसे होते हैं जो कुर्बानी नहीं कर सक रहे होते हैं और वो इंतज़ार में होते हैं कि हमारे पास 4-5 घरों से आए, कुछ इकट्ठा हो तो हम बनाएं। तो मैं स्पेशली ईद के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगी कि कम घरों में दे दें लेकिन अच्छा पैकेज दें, अच्छा पैक बना के दें, कम से कम ½ kg का दें, ताकि वो उनको सारा दिन वेट ना करना पड़े कि बहुत से घरों से आएगा तो हमारी एक टाइम का मील खाना बनेगा। जी बिल्कुल, ये है। तो ये जो हमारी ईद है ना, ईद कुर्बान, ये है ही कुर्बानी का जज्बा। बिल्कुल, जज्बे से अगर आप कुर्बानी एहसार का पैगाम करेंगे, हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया और वो बेटे की जगह दुम्बा हो गया। उन्हीं की सुन्नत पे हम अमल करते हुए करते हैं। तो कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पैगाम फिज़ा हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने दिया कि कुर्बानी, एहसार और ख़ास तौर पर इस ईद पर प्यार बांटें, प्यार करें, इख्तलाफात भुलाएं और जो भी आपकी आपस की रंजिशें हैं उनको ख़त्म करें। ज़िंदगी मुख्तसर है, खूबसूरत है, इसको खूबसूरती से जिए और भरपूर जिए। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।